नमस्कार दोस्तों। पहले तो नहीं, ठीक है यार, थोड़ा सा शुरुआत में लगता है, बाद में जब क्वेश्चन आंसर सेशन चालू होंगे तो मेरे ख्याल सब जोश आ जाएगा। पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा स्पॉटलाइट एकेडमी को और मेरे मित्र किरण को कि उन्होंने हमें यहाँ पे आज बुलाया और आप लोगों से इंटरेक्शन करने का ये मौका मिला हम लोगों को। मतलब मेरे लिए तो खैर ये शायद पहली बार है कि मैं इतनी बड़ी गैदरिंग को, एस्पिरेंट्स की गैदरिंग को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। हालांकि बातें बहुत होती हैं, मतलब मोटिवेशन को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं नटशल में ये चीज़ बता सकूँ। सबसे पहले खैर मेरी जर्नी मैंने बता तो दिया ही है। मेरी भी काफ़ी लंबी रही है जर्नी, दीपक जैसी ही। हालांकि जैसे अब दीपक ने बताया था कि मैं बहुत क्लियर था पहले ही कॉलेज के समय से कि मुझे ये एग्जामिनेशन देना है, क्योंकि यूपी में एक तरह से माहौल भी रहता है बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ कल्चर। एंड अलॉन्ग विद दैट देखिए, सिर्फ कल्चर या जो दिखाव होता है, सामने दिखता है, वो सिर्फ उससे ही मोटिवेटेड रहना, वो तो खैर बहुत शैलो सी चीज़ हो जाती है। अगर वो सिर्फ मेरा मोटिवेशन रहता तो शायद मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा नहीं रहता। तो पहले जर्नी बता दूँ कि क्या कैसे करना है, चलिए ठीक है। जर्नी खैर आपको पता ही है, जैसे कि मैं आईआईटी मद्रास में पढ़ा था, मेरी जो भी स्कूलिंग हुई है वो इलाहाबाद में हुई थी, प्रयागराज में। और उसके बाद आईआईटी मद्रास में पढ़ा मैं। और मद्रास में पढ़ने के बाद करीब मैं सोचा था कि पहले वर्ष मैंने एग्ज़ाम दिया था, प्रीलिम्स दिया था 2014 में, लेकिन तब मेरी प्रिपरेशन एज सच थी नहीं, क्योंकि कॉलेज के टाइम पे मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मैं कॉलेज का समय पूरे अच्छी तरीके से एज अ स्टूडेंट इंजॉय कर लेना चाहता था, क्योंकि इसके बाद शायद इस तरह से मौका नहीं मिलता है कॉलेज लाइफ को जीने का। ये मेरी थ्योरी है। कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। हालांकि मेरा ये नहीं था, मुझे ये था कि मुझे कॉलेज का पूरा समय अच्छे से बिताना है, दोस्तों के साथ बिताना है और अपना जो पैशन है, जो भी चीज़ है, वहाँ फॉलो करने का है। इसलिए फिर मैंने उसके बाद ही जो मेरी मेन प्रिपरेशन थी चालू हुई थी। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल मेरे पेरेंट्स का था, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ें आती हैं सामने, क्योंकि आप सभी को फेस करनी पड़ती होंगी, क्योंकि आपको लगता है कि हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो हम कहाँ से फंड करेंगे अपनी इस प्रिपरेशन को। हमें कोचिंग क्लासेस भी जाना है, हमें आने जाना भी है, खाने पीने भी करना है। अगर मान लीजिए आपका शहर, आप पुणे से रहने वाले नहीं है, तो पुणे में रहने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो कहीं ना कहीं मैंने सबसे पहले यही पूछा था लास्ट ईयर में, जब मैंने प्लेसमेंट से निकलने से पहले, क्योंकि प्लेसमेंट बैठा नहीं था, प्लेसमेंट में नहीं बैठा था मैं अपने कॉलेज के। तो मैंने पिताजी से ही पूछा कि पापा, आप मुझे बता दीजिए कि अगर आप मुझे फाइनेंशियली अगले 2 या 3 साल के लिए मेरे को आप सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए पहले से, इसको लेके बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, और कहीं ना कहीं फिर बैलेंस करने की, उसके बाद में करूंगा कि कैसे बैलेंस करना है। तो ये चीज़ क्लियर थी मेरे दिमाग में, तो मैंने कहा ठीक है पापा, मैं लेता हूँ 2-3 साल का समय लेता हूँ, क्योंकि इट रिक्वायर्स 2 ईयर्स टू बी ऑनेस्ट। मैं अभी सामने बोल रहा हूँ, और जितना मेरे एक्सपीरियंस में रहा है, इवन दोज हु हैव क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया है, उनको भी 2 साल की मेहनत है पीछे की, उस पहले अटेम्प्ट के पहले। तो 2 साल की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, ये मुझे तभी रियलाइज़ हुआ था। तब मुझे लगा था शायद चलो थोड़ा पढ़ाई मैंने लास्ट ईयर में कर ली है, फिर एक और साल पढ़ के मैं निकाल लूँगा, ऐसा नहीं था। और दीपक सर से थोड़ा डिफरेंट ये था कि मेरा प्रीलिम्स थोड़ा स्ट्रांग था, और फॉर सम रीज़न मे बी, शायद क्योंकि मुझे जीके पढ़ने का बहुत शौक था पहले से, और थोड़ा इंट्यूशन मेरा स्ट्रांग था। इंट्यूशन भी बहुत काम करता है, क्योंकि प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन में से आपको मैक्स टू मैक्स 35 श्योर पता होंगे। उसके बाद फिर गुड कैलकुलेटेड नॉलेजेबल गेस वर्क काम करता है। ये मैंने 3-4 शब्द जोड़ दिए पहले, क्योंकि वो इसलिए जोड़े हैं क्योंकि एक्चुअली काम करता है। क्योंकि कई चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ता है, कई बार आपको हिस्ट्री को ज्योग्राफी से कनेक्ट करना पड़ता है, कई बार लॉजिक इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि अच्छा यहाँ पे तो ये हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ता है, और तमाम स्ट्रैटेजीज होती हैं प्रीलिम्स को क्लियर करने की। तो कहीं ना कहीं वो मेरे पास थोड़ा सा, लकीली मैं थोड़ा बेहतर था उसमें, जो शायद आई थिंक दीपक सर का शायद थोड़ा कमजोर था, शायद इस कारण वो प्रीलिम्स में थोड़ा इशू हुआ, लेकिन मेरे साथ प्रीलिम्स क्लियर होने का इशू नहीं था। तो सिर्फ 15 के बाद मैं लगातार प्रीलिम्स क्लियर किया, 15, 16, 17, 18, 19। तो हालांकि ताली वाली बात थी नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स अ वेरी 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 डाइसी थिंग। शायद मुझे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, लेकिन मैं बताऊंगा हमारे दोस्तों की कहानी, क्योंकि मैं उस कहानी को जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग कहाँ कहाँ अलग अलग जगहों पर हैं इस समय। तो ये हुआ फिर मतलब ये कहानी थी। फिर मेंस दिया मैंने 15 में। मेंस, अब बात आती है मेरी मेंस, मेरा मेंस जो था वो कमजोर पॉइंट था, बिकॉज आई वॉज इन गुड एट दैट गुड कि मैं राइटिंग में बहुत तेज लिख लूँ और बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख के नो डाइवर्सिफाई कर सकूँ अपने आंसर्स को। वो नहीं थी मेरी आदत, टू बी ऑनेस्ट, मेरी लिखने की आदत नहीं थी उतनी।
तो मुझे समय लगा 15 में नहीं मैं निकाल पाया था मेंस, बट 16 में बिकॉज दीपक आ गया था, किरण भी आ गया था, तो वी ऑल डिड अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग, बहुत आंसर राइटिंग किया हम लोगों ने। तो 16 में मेंस भी निकला, इंटरव्यू भी दिया, एक नंबर से मेन लिस्ट में नहीं हुआ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। 17 में फिर रैंक आई थी तो IRTS अलॉट हुआ था। 18 में मेंस नहीं निकला था, फिर 19 में फाइनली वी गॉट इनटू IAS। तो ये चीज़ें थी, लेकिन अब इस बीच में हुआ क्या कि 2016 में जो बता रहा था चेंजेस आए, उसमें ये था कि हम लोग कुछ 4-5 दोस्त हुआ करते थे। वी हैड मेट इन सोशोलॉजी के क्लासेस इन न्यू दिल्ली, इसमें करण भी था, हमारी एक और IS की सीनियर हैं प्रतिभा, 2018 बैच की, वो बिहार में हैं, तो वो भी हमारे साथ, हम सब एक ग्रुप थे बेसिकली, दीपक भी था और 4-5 लोग और थे। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमें जो प्लान बी की बात दीपक सर ने कही थी, और इवन जो मोटिवेटेड रहने की जो एक हमारी रहती है कि हम मोटिवेटेड कैसे रहें, क्योंकि हम सबकी कहानी अलग अलग थी, हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ थी, अपनी अपनी वीकनेसेस थी। अब जैसे ही मुझे पता है कि जैसे हमारा एक फ्रेंड था, तो अभी वो बिजनेस कर रहा है, तो ही वॉज रियली रियली गुड विद बिजनेस, बता रहा हूँ। मतलब शुरुआत में ही जब हम ORN में, जब ओल्ड राजेंद्र नगर जो बहुत फेमस है दिल्ली का, तो वहाँ पर क्या था कि हम लोग घर घर रूम्स ढूंढा करते थे। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, उसने तो बहुत जगह पे एग्जांपल ही क्रिएट किया अपना। तो उसमें बेसिकली जब भी हम लोग रूम ढूंढने आते थे तो हम लोग उसको उसको लेके जाते थे, क्योंकि ही वॉज वेरी गुड विद बार्गेनिंग, कहाँ पे कैसे बोलना है, किससे कैसे बात करनी है, और मतलब बिजनेस करने में उस रियली रियली गुड, उसका एक्यूमेन था उसकी तरफ, मतलब एक पता नहीं क्या था कि शायद क्योंकि परिवार से भी आया होगा, तमाम चीज़ आया होगा, लेकिन वो एक उसकी स्ट्रेंथ थी एक। और अनलकली उसका नहीं निकल पाता था प्रीलिम्स काफ़ी समय से, तो हम लोग उसको बोलते भी थे कि 3-4 बार जब नहीं हुआ कि यार देख दो, शायद मे बी तेरी स्ट्रेंथ कहीं और लाई करती है। तो वो एनालाइज करने को बोला कि भाई एनालाइज कर इस चीज़ को अपने अंदर। तो उसने एनालाइज किया, ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आज वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़, एक कहानी वो थी। फिर एक ऐसा भी फ्रेंड था जो शायद किसी कारणवश समय नहीं निकाल पा रहा था, घर में प्रॉब्लम्स थी, ही गेव हैज अ स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, तो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में राजस्थान में वो वेल सेटल्ड है इस समय। उसको भी कई इश्यूज हुआ करते थे, लेकिन उसने उसको भी बैलेंस आउट किया, अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज किया, और अभी स्टेट सर्विस में बहुत सक्सेसफुली अच्छे ऑफिसरों में से गिना जाता है। किरण का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, किरण ने बहुत मेहनत करी है, मतलब मेरे ख्याल से हमसे शायद ज़्यादा मेहनत करी होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगेगा कि यार मुझसे मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझसे वो कम मेहनत करने वाला लड़का निकल गया। बहुत नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं यार, देखो हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है। किरण ने शायद हमसे ज़्यादा मेहनत करी थी, हमसे ज़्यादा उसने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी, और उसका उसका जो एक्सपीरियंस था सोशल सेक्टर में, स्पेशली NGOs के साथ, और मे बी शायद हमसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर या IAS ऑफिसर बनता, ये भी मैं बता रहा हूँ एज अ फैक्ट। लेकिन वही था कि शायद हो सकता है कहीं ना इसकी स्ट्रेंथ शायद यहीं लाई करती थी, मे बी शायद डेस्टिनी कुछ और थी। अब जैसा कि वो इतना सक्सेसफुल सोशल सेक्टर में इस समय हो चुका है, मतलब मेंटल हेल्थ पे शायद इतना बड़ा कार्य अब शायद बहुत समय बाद हो रहा है, अब या हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग खुद अब लुक फॉरवर्ड करते हैं कि शायद 3-4 साल बाद जब एक बहुत बड़ा नाम होगा तो हम शायद पूरे देश में इस चीज़ को फैला सकेंगे। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि ये स्ट्रेंथ थी उसकी। तो ये अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम दीजिए, 2 साल दीजिए, 3 साल दीजिए, अगर उसके बाद नहीं हो रहा है कुछ कारणवश, आप थोड़ा एनालाइज करिए, सेल्फ एनालाइज करिए। ये चीज़ हमने भी करी थी, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हम तो बने ही थे इस चीज़ के लिए, हमने भी एनालाइज किया था। जैसे दीपक ने तमाम चीज़ें ट्राई करी, उसने CM फेलोशिप भी ज्वाइन किया एज अ बी ऑप्शन, उसने CAPF का एग्जामिनेशन भी दिया। तो उसे कहीं ना कहीं पता था कि मैं उसमें, मुझे मज़ा आ रहा है करने में, कहीं ना कहीं मैं शायद मैं निकाल सकता हूँ। इवन वेन वी, जब हम लोग उसके आंसर्स पढ़ा करते थे, जब इसका देखा करते थे, तो हमें पता था कि यार ये बंदा निकाल सकता है, क्योंकि वो एक समझ में आ जाता है कि मतलब आप जब पढ़ते हैं और कितने अच्छे से उसे एक्सपैंड करते हैं, मल्टी डाइवर्सिफाई कर को आंसर देते हैं, आप लिखते हैं, तो वो समझ में आता है। ऑब्वियसली वो डेवलप करी जा सकती है, लेकिन कुछ चीज़ों में आप अच्छा करते हैं, तो वो अच्छा था उसका वो चीज़। तो एनालाइज करता था, क्योंकि उसकी बचपन से आदत थी कि भाई हर चीज़ को अच्छे से एनालाइज करना है, तो वो एक डाइवर्सिफाई करता था, तो कहीं ना कहीं पता था कि हाँ शायद निकल सकता है अगर मौका रहेगा। तो वो चीज़ उसकी स्ट्रेंथ थी, वो उसने स्ट्रेंथ को एनालाइज किया अपने। तो इसलिए हमने उसे कहा कि भाई तू करता रहे, शायद तेरा भी निकल ही जाएगा, यूपी से महाराष्ट्र CM फेलोशिप चली रही है, तू करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे केस में ये था कि यार मेरा मेंस मैं लिख ही रहा था, इंटरव्यू भी देने ही लगा था, तो मुझे लगा था कि शायद थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है, तो शायद हो जाएगा। वो लकली हो गया। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 6 के 6 इंटरव्यूज़ दिए 6 अटेम्प्ट में, लेकिन नहीं हुआ है, वैसे भी लोग। तो अगेन कई फैक्टर्स काम करते हैं, ये मैं सिर्फ आपको 3-4 फैक्टर्स बता रहा हूँ जो आप एनालाइज कर लीजिए अपने बारे में, अगर ऐसे इशू आते हैं तो आगे।
हम क्योंकि फ्रेशमैन तो फ्रेशर्स नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा पुरानी बातें ही करेंगे कि भाई 2-3 साल वाली, क्योंकि मुझे पता चला कि 40% शायद फ्रेशर्स भी हैं। तो आपको बता रहे हैं कि आगे कहानी ऐसी ऐसी हो सकती है, लेकिन आप शुरुआत से 2 साल का एक टाइम गैप लेके चलिएगा कि इतना आपको प्रिपरेशन में समय लगता है, समझने में लगता है एग्जामिनेशन को, कि प्रीलिम्स में कैसे सवाल आ रहे हैं, मेंस में कैसे सवाल आ रहे हैं। बाकी स्मार्ट वर्क काम करता है। हम लोग थोड़ा सा हमने घोड़े वाला काम भी ज़्यादा किया था, स्मार्ट वर्क थोड़ा बाद में करना शुरू किया। तो वो एक दूसरे से सीख सीख के हम लोग ने किया था। तो ये कहानी ऐसी थी, मतलब हम 4-5 दोस्तों की, तो हम लोग अलग अलग जगहों पर हैं, अलग अलग, और बाकी सब अपनी अपनी अपने 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 स्पेसेस में, अपने अपने फील्ड्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राइट। तो ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ आती है इसमें आपकी, कि मोटिवेशन कैसे हम लोग, क्योंकि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की बात हो रही है, तो मोटिवेशन कैसे कहें, जैसा कि दीपक सर ने बताया कि प्लान भी होना चाहिए, एक फॉल बैक ऑप्शन होना चाहिए। मैंने भी अपने पास रखा हुआ था, जैसे CAPF मैंने क्लियर किया था। फिर पीछे मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन भी क्लियर किया था, मैं उसमें 2 साल कार्यरत भी रहा था। तो ये चीज़ भी रही थी, तो मतलब मेरे लिए एक वो फॉल बैक ऑप्शन बना हुआ था, क्योंकि मैंने प्राइवेट सेक्टर कभी सोचा नहीं था, और लकीली मुझे वो ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमेशा एक फॉल बैक ऑप्शन रखना चाहिए, क्योंकि मन में एक सहूलियत रहती है कि आगे हम करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब बात आती है कि अब इस मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तीसरी पॉइंट मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट। किसी के लिए भी, वो फ्रेशर हो, वो 2-3 साल प्रिपरेशन में रहा हो, या इवन जो इंटरव्यू दे रहा हो यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग MPSC का इंटरव्यू भी देने वाले हैं इस समय। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या मतलब है? टाइम मैनेजमेंट मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस महीने में ये करना है मोटा मोटा, और आज के दिन ये करना है, और इस वीक मुझे ये करना है। और ये चीज़ मैंने इन्हीं लोगों से सीखी है। मुझे ये चीज़ मैं नहीं करा करता था IIT के पहले, IIT में, IIT के बाद जब बहुत ज़्यादा सिलेबस है, मुझे हर चीज़ कवर करनी है, तो उसके लिए मुझे उस कवरेज को करने के लिए मुझे एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी था। तो मुझे दिन में पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। अब इसमें बात ये भी आती है कि भाई कई लोग की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, कई लोग को अपना जॉब भी करना है, 2-3 घंटा किसी और के लिए भी निकालना है, नियर एंड डियर वंस के लिए भी निकालना है। लेकिन मुझे पता होना चाहिए जब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि मुझे दिन में करना क्या। अगर चलिए मुझे दोस्तों से बात करनी है, अपने पेरेंट्स से बात करनी है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं इस बीच बात करूंगा। बाकी टाइम मुझे पेरेंट्स ना डिस्टर्ब करें, ऑब्वियसली इमरजेंसी केसेस आते हैं, अलग बात है। लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि किस समय मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। अगर चलिए मैं 1 घंटा 2 घंटे का सेशन रख रहा हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट कैन भी आप 1 घंटे का सेशन पढ़ लो, अगर आपकी कैपेसिटी, आप 2 घंटे भी पढ़ सकते हो। डिवाइड कर लो, बीच में अपने अपना थोड़ा बहुत लेजर एक्टिविटी भी ले ली। जैसे हम लोग मोटिवेट रहने के लिए रनिंग कर ली जाके हमने। रनिंग करने से क्या होता था कि थोड़ा सा एंडोर्फिन रिलीज होते हैं अंदर, तो एक अच्छा लगता है बाद में आने के बाद। मतलब मेरे लिए ये था कि जब मैं रनिंग करके सुबह आता था, तो वो जो सुबह का टाइम जब पसीना बह रहा होता था मेरा, जब रनिंग के बाद, वो मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन स्पैन होता था फॉर वन, जो 1 घंटे का स्पैन होता था, वो मेरे लिए शायद पूरे दिन भर के 3-4 घंटे के स्पैन के बराबर वो 1 घंटे कॉन्सेंट्रेशन स्पैन हुआ करता था। मतलब वो पसीना बहने का जो 1 घंटा में जितने ध्यान से पढ़ता था, वो शायद मैं पूरे दिन में 2-3 घंटा भी लगा दूं तो उतना नहीं पढ़ पाता था, और मुझे याद रहती थी वो चीज़ें जब मैं पढ़ता था। तो इस तरह की कई हो सकती हैं, किसी के लिए म्यूजिक हो सकता है, किसी लिए कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, एनीथिंग, बातें करना भी हो सकता है, दीपक सर बता ही रहे थे। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और अगर आप काम भी कर रहे हैं तो साथ साथ बैलेंस करना पता होना चाहिए। अब इसमें मैं अपनी कहानी बताऊंगा। हमसे मैं फॉरेस्ट सर्विस में था 2018 में, मैंने ज्वाइन कर ली थी फॉरेस्ट सर्विस, तो मैं अकेडमी में था। अकेडमी में बहुत फिक्स सा शेड्यूल रहा करता था, कि सुबह मुझे PT करनी है, सुबह 6 से 7, फिर मुझे क्लास में जाना है, फिर क्लास से आने के बाद मुझे शाम को इवनिंग एक्टिविटी भी करनी है। गेम्स हुआ करता था वो, मतलब हमें करना पड़ता था, अटेंडेंस हुआ करती थी, वो बाकायदा चेक करा करते थे कि भाई तुम आए हो कि नहीं आए हो। तो मतलब मैं ऐसा नहीं कभी बंक कर सकता था, कुछ बहाना बना के निकल सकता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय टाइम मैनेजमेंट मैंने कैसे किया, क्योंकि दीपक के साथ मैं लगातार 4-5 साल से, हम लोग एक दूसरे के लिए आंसर्स लिखा करते थे, तो रिव्यू किया करते थे एक दूसरे के आंसर्स। तो वहां पे हम क्या करते थे कि सुबह 5 से 6 हम लोग उठ के, ये मुझे कॉल किया करता, भाई उठ जा, पढ़ाई करनी है। अपना सुबह बैठ के हम लोग अपना जैसे न्यूज़पेपर डिस्कस कर लिया, या हमने कुछ आंसर्स लिखे हैं पिछली रात में, वो हमने डिस्कस कर लिए, भाई मैंने ये लिखा था, ये पॉइंट्स तूने मिस कर दिए हैं, ये पॉइंट्स इसमें आने चाहिए थे, शायद ये चीज़ें, हर चीज़। मतलब प्रीलिम्स को लेके हमने कुछ मॉक टेस्ट करा है, तो प्रीलिम्स वाइज चेक कर लिया कि हाँ भाई इसमें देख तूने ये सोचा था, मैंने ये नहीं सोचा। तो ये सुबह 6 से 7 करते थे हम लोग, सॉरी 5 से 6, 6 से 7 फिर PT करने गया, फिर वापस आया, नहाया तुरंत, ब्रेकफास्ट के पहले मेरे पास आधे घंटा रहा करते थे, फिर डिस्कशन कर लिया भाई को कॉल करके। मतलब एक तरह से वो मैनेज कर रहा था मैं समहाउ। फिर लंच के टाइम पे आधा घंटा निकाल लिया, शाम को मुझे गेम्स के बाद 2-3 घंटे मिल जाया करते थे। हालांकि इसके पीछे मेरी ऑब्वियसली 4 साल की मेहनत भी थी, जिस कारण मेरे लिए काफ़ी आसान था ये चीज़ करना, क्योंकि मुझे वो जो स्पैन में करना। लेकिन मेरे बैच में हमारे साथ जो IAS ऑफिसर्स हैं, उनमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत हेक्टिक प्राइवेट जॉब के साथ भी निकाला हुआ है। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत होता था। टाइम मैनेजमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपकी मेंटल टफनेस बहुत ज़रूरी है।
मेंटल टफनेस का मतलब है कि भाई मुझे पता होना चाहिए अगर मैं ये करना है तो मुझे यही करना है, मुझे कोई और चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकती इससे। अब जैसे ये हो कि भाई मुझे पता है कि मुझे आज 4 से 6 शाम को पढ़ना था। अब भाई किसी दोस्त ने कॉल कर दिया मुझे, चल भाई घूमने चलते हैं, चल यार वहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं। अब चल दिए हम, डिस्ट्रैक्ट हो गए। वो नहीं होना चाहिए। अगर मुझे पढ़ना है तो भाई मेंटली मैं किसी को भी, मुझे उसके लिए किसी को नाराज़ करना पड़े, पेरेंट्स को भी नाराज़ करे, पेरेंट्स कह रहे हैं भाई पूजा है घर में, ये है वो है, मंदिर चलना है, नहीं पापा मम्मी मुझे काम, इस समय मेरा पढ़ाई का समय है, इसी समय पढ़ूंगा। अगर इस समय आप मुझे बोलेंगे तो 6 से 7, जैसे आपने मान लीजिए अपने लेजर के लिए रखा है, मंदिर जाना पसंद है, किसी को मेडिटेशन करना पसंद है, तो भाई ठीक है पापा मेरा ये समय है, आप मुझे इस समय बुला लीजिए, मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ फैमिली फंक्शन है, कुछ भी है, वो भी आप अटेंड करिए, लेकिन उस टाइम लिमिट में, उसी टाइम में जाइए, उसी टाइम में वापस आ जाइए। मतलब आपको ऐसा नहीं कि छोड़ देंगी दुनिया, कि बाहर की दुनिया से हम कट गए, हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं। वो तब करनी जब वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको, अपने लक्ष्य से भटका रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करे, अगर वो दोस्त भी हो, कोई बहुत अच्छा दोस्त हो और आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपकी प्रिपरेशन से, भाई माफ़ कर मुझे, मेरे को पढ़ाई करना है, भले वो बुरा मान जाए, खराब मान जाए। जब तू आईएएस बन जाएगा ना यार, जब तुम लोग आईएएस बन जाओगे, खुद ही आएगा भाई कि यार सॉरी यार, उसमें मुझसे मिस्टेक होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अच्छा दोस्त है वो समझेगा, अपने आप समझ जाएगा कि भाई मेहनत कर रहा है, और उल्टा हेल्प करेगा आपको इसमें। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ मेंटल टफनेस, जो मैंने कहा मेंटल टफनेस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट यार, बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी है इसमें। मेंटल टफनेस आई थिंक कैसे करना है, आई थिंक किरण ज़्यादा बेहतर बता पाएगा, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हमारे लिए कहते हैं कि मेहनत करने की आदत होनी चाहिए, तो मेहनत करने की आदत रहती है तो मेंटल टफनेस बनी रहती है, और बैलेंस करने से। बाकी आपने स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ को जानिए, उस पर काम करिए, वीकनेस जानिए, उस पर काम करिए। और कोई और पॉइंट है किरण इसमें, इसके अलावा हम लोग जो तू कह रहा था कुछ नहीं? हाँ आई थिंक वे में हम लोग बाकी कर लेंगे। ठीक है, बाकी तो इसमें ये भी है कि शेड्यूल में ये हमेशा लेजर रखिएगा। हफ्ते में एक दिन बढ़िया आप आधे दिन निकलिए, पुणे में, जैसे पुणे में है तो बाहर निकल के अपना, जैसे अगर हमने एक हफ्ते मेहनत कर लिया है, मूवी देख लीजिए, बढ़िया जाइए घूमिए फिरिए, थोड़ा सा रिलीज करिए अपने इस प्रेशर को, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो बाकी तो क्वेश्चन है।